अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्टोरेशन एज। जो 17th सेंचुरी है ना, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जो थी वो थी प्योरिटन एज, वो थी 1600 से 1660 तक। और जो सेकंड थी वो थी रेस्टोरेशन एज, जो कि 1660 से 1700 तक थी, जिसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, क्योंकि जॉन ड्राइडन जो थे ना वो इसके रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे। तो उनके नाम से भी इस एज को बुलाया जाता है, एज ऑफ ड्राइडन। तो 1660 में ये शुरू हुई, जब चार्ल्स सेकंड मतलब जो किंग है ना, उनकी जब रेस्टोरेशन हुई ना, वो दोबारा किंग बने, तो वहाँ से ये शुरू हुई। अच्छा, नोन एज रेस्टोरेशन एज और एज ऑफ ड्राइडन, जिसे रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है और एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। तो इसकी हम बिगनिंग देखेंगे। The restoration of King Charles II in 1660 marks the beginning of new era both to the life and literature of England। जो 1660 में ना चार्ल्स सेकंड जो थे वो एक्साइल से वापस आए थे। ठीक है, तो वो मतलब उनकी जो किंगशिप थी ना वो रेस्टोरेशन हुई थी उसकी। वो दोबारा रेस्टोरेशन होता है द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फार्मर ओनर प्लेस और कंडीशन, ये होता है रेस्टोरेशन। तो वो दोबारा जब किंग बने थे 1660 में, तो उन्होंने वो जो इरा था ना, वो मतलब बहुत ही उन्होंने चेंजिंग लाई उस इरे में, लाइफ में भी और लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड में भी। मतलब जो वहाँ के लोग थे उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई, और जो लिटरेचर थी इंग्लैंड की उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आई। द चेंज ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम कॉमनवेल्थ टू किंगशिप corresponded to change in the mood of nation। मतलब वो जो कॉमनवेल्थ थी गवर्नमेंट, वो तब्दील हो गई किस में, किंगशिप में, जिसमें एक बहुत ही मतलब वाज़े चेंज देखने को मिला। जो मूड ऑफ नेशन था, जो नेशन का मूड था, उसमें वाज़े चेंज हुआ। ये उसकी मतलब बिगनिंग थी जब चार्ल्स सेकंड की रेस्टोरेशन ऑफ किंग हुआ इन 1660। अच्छा, अब हम देखेंगे द वर्ल्ड रेस्टोरेशन। द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फार्मर ओनर प्लेस और कंडीशन, ये होता है रेस्टोरेशन। तो ये रेस्टोरेशन एज है। तो इसमें आपने देखा है कि चार्ल्स सेकंड जो थे वो रिटर्न हुए थे अपनी ऑनरशिप पे, मतलब अपनी किंगशिप पे दोबारा आए थे। वो उन्होंने अपनी वो एग्ज़ाइल कर दिए गए थे असल में ना, इंग्लैंड से उन्हें एग्ज़ाइल कर दिया गया था और वो फ्रांस में रहे थे। और 1660 में वो वापस आए और उन्होंने अपनी किंगशिप ली। अच्छा, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे वो थे जॉन ड्राइडन, जिनका लाइफ स्पैन है 1631 से 1700। ये एक इंग्लिश पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे और लिटरेरी क्रिटिक थे। मतलब ये क्रिटिसाइज भी करते थे लिटरेचर वगैरह को, उसके बाद ड्रामा भी लिखते थे। और ये एक बहुत ही उम्दा और जो कहते हैं ना फेमस पोइट थे, इंग्लिश पोइट। अच्छा, जब 1660 में चार्ल्स सेकंड की वापसी हुई ना थ्रोन के ऊपर, मतलब जब वो किंग दोबारा बने इन मई 1660, चार्ल्स सेकंड वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन। ड्राइडन जॉइंड द पोइट्स ऑफ द डे इन वेलकमिंग हिम। मतलब जब उन्हें वेलकम किया जा रहा था तो बहुत से पोइट इकट्ठे हुए थे, तो उन्हें ड्राइडन ने ज्वाइन किया था जिस दिन मतलब चार्ल्स सेकंड वापस रिस्टोर हुए। अच्छा, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जून 1660 में, जो मतलब एक पोइम है, जिसे हम पोइम कह सकते हैं कि एक पोइम थी। मोर देन 300 लाइन्स इन राइम्ड कपलेट, जो कि 300 लाइन से भी ज़्यादा पर मुश्तमिल थी एक पोइम। और वो जो उनके कपलेट्स थे वो राइम्ड थे, राइम्ड कपलेट्स के अंदर वो लिखी गई थी, जिसका नाम था एस्ट्रियाई रिडक्स, जो जून 1660 में हुई। मई 1660 में चार्ल्स सेकंड आए और जून में ये पब्लिश्ड हुई एस्ट्रियाई रिडक्स। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो रेस्टोरेशन एज है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी, इसमें क्या क्या चीज़ें पेश आई। ओपनिंग ऑफ थिएटर्स 1642 में जो थिएटर थे ना वहाँ पे, उन्हें बंद कर दिया गया था, क्लोज़ कर दिया था। लेकिन जब चार्ल्स सेकंड वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले ओपनिंग ऑफ थिएटर्स की, मतलब उन्होंने वो जो थिएटर थे उन्हें ओपन कर दिया।
उसके बाद राइज़ ऑफ न्यू क्लासिज्म मतलब पुराने आर्ट म्यूज़िक और उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। ये जो पोइट थे और राइटर थे उसकी वो मतलब न्यू क्लासिज्म की राइज़ हुई। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ एंशियंट्स मतलब जो पुराने मास्टर थे उनकी लिमिटेशन हुई। रियलिज़म उसमें दिखाया गया, जो पोइट्री थी जो लिटरेचर थी उसमें ज़्यादातर रियलिज़म आ गया। उसके बाद न्यू लिटरेरी फॉर्म्स मुतारफ़ करवाए गए। इसके बाद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस मतलब साइंस की इसमें बहुत ही ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हुई। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी मतलब जो चार्ल्स सेकंड था ना वो एक अयाश किस्म का था। मतलब बहुत से करप्ट जो मिनिस्टर थे वो उसके साथ थे, तो उसने एक रॉयल सोसाइटी इस्टेब्लिश की। मतलब जो करप्ट थे ये वो रॉयल फैमिली एक इंट्रोड्यूस करवाई, उनकी एक सोसाइटी इंट्रोड्यूस की। उसके बाद जो लिटरेचर थी उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिविटी आपको दिखाई देगी, रैशनैलिटी दिखाई देगी। इसके बाद क्योंकि जो एग्ज़ाइल के टाइम वो फ्रांस में रह के आया था चार्लिस, तो उसने आते ही मतलब जो फ्रेंच मैनर्स थे और फैशन था उसे स्प्रेड किया इंग्लैंड के अंदर। मतलब वो ज़्यादातर उस पे तवज्जो देने लगा। वो जो मतलब फ्रेंच मैनर थे और फैशन थे वो ही ज़्यादातर मुतारिफ़ कराया गया इंग्लैंड के अंदर रेस्टोरेशन एज के पीरियड में। इसके बाद राइज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है ना राइज हुई। जो एक थी विंग्स और एक थी टॉरीज। ये एक जो थी वो चार्ल्स के हक में थी और जो दूसरी पार्टी थी वो प्योरिटन एज चाहती थी। मतलब वो चाहती थी कि पुरानी जो एज थी वो सही थी। तो ये दो पार्टीज़ मुतारिफ़ कराई गई इसमें। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी पोइट्री। रेस्टोरेशन एज की जो पोइट्री है, द पोइट्री ऑफ दिस एज इज़ फॉर्मल, इंटेलेक्चुअल एंड रियलिस्टिक। मतलब इसकी जो पोइट्री थी ना रेस्टोरेशन एज में वो ज़्यादातर फॉर्मल थी, फॉर्म पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी ना कि उसके कंटेंट पर। तो इंटेलेक्चुअल थी और रियलिस्टिक थी और ज़्यादातर उसमें रियलिस्टिक चीज़ें बताई गई थी। फोकस ऑन फॉर्म इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट मतलब उसमें सब्जेक्ट नहीं देखा जाता था, ज़्यादातर फॉर्म पर तवज्जो दी गई जो रेस्टोरेशन एज की पोइट्री थी। इसके जो फेमस पोइट थे वो एक जॉन ड्राइडन जो कि 1631 से 1700 तक उनका लाइफ स्पैन है, और दूसरे थे सैमुअल बटलर। ये 1612 से 1680 तक इनका लाइफ स्पैन है। इसके बाद देख लेते हैं प्रोज़, जो रेस्टोरेशन एज की प्रोज़ है। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न प्रोज़, इसमें मतलब जो प्रोज़ है उसे मॉडर्न किया गया बहुत ही ज़्यादा। बर्थ ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज़, उसकी मतलब एक मॉडर्न इंग्लिश प्रोज़ मुतारिफ़ कराई गई थी जो कि क्लियर, प्लेन और शॉर्ट थी। इसकी जो दो फेमस मतलब प्रोज़ है ना जो मतलब देखी जाती हैं रेस्टोरेशन एज में बहुत ही फेमस, वो एक है द डायरी ऑफ सर जॉन पेपिस। ये ज़्यादातर मतलब इन्होंने इसमें जो बताया वो था लाइफ ऑफ रेस्टोरेशन लंदन, जो मतलब रेस्टोर्ड लंदन है उसमें लाइफ कैसी है इसके बारे में बताया गया। इसके बाद दूसरे जो थे वो थे जॉन एविलेंस डायरी, ये थी। इसमें ज़्यादातर पब्लिक के बारे में बताया गया था कि वहाँ के लोग अब कैसे हैं। तो ये प्रोज दिखाया गया। इसके बाद आ जाता है रेस्टोरेशन ड्रामा। रेस्टोरेशन ड्रामा जो था उसमें दो डेवलपमेंट हुई सबसे, क्योंकि थिएटर तो ओपन कर दिए थे ना 1660 में। तो अब जो रेस्टोरेशन ड्रामा था उसमें डेवलपमेंट ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी मतलब हीरोइक ट्रेजेडी मुतारिफ़ कराई दी, उसको डेवलप किया। और कॉमेडी ऑफ मैनर, ये दो जो थे ना मेन, ये मतलब मुतारिफ़ कराए गए थे ड्रामा के अंदर। और इसमें ये था कि जो ऑडियंस होती थी वो एलियट क्लास होती थी, क्योंकि इसने रॉयल सोसाइटीज़ वगैरह और ये चीज़ें बना ली थी। तो वो जो ऑडियंस थी वो उनके मुताबिक फिर जो है ड्रामा किया जाता था। और इसमें मतलब जो ये होते थे क्या कहते हैं, जो उसका सेटअप होता था वो भी एक रॉयल की तरह किया जाता था। जो रेस्टोरेशन एज का ड्रामा है उसके जो थिएटर का सेटअप है मतलब चॉकलेट हाउस बनाए जाते थे और इस तरह का वो सेटअप किया जाता था। तो ये है रेस्टोरेशन एज, ये हमने आज कवर कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।